तो बिकॉज़ होली के बाद हम पुनः दोबारा मिल रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी होली भी बहुत अच्छी रही होगी। तो अब हम आज जिस सेशन की बात करेंगे, जिस टॉपिक पे बात करेंगे, वो टॉपिक हमारे सबके लिए सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जितने भी सेशन हो चुके हैं 7th बैच के, आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। हाँ, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें, जो कॉमन सेशन होता है हमारा हर शुक्रवार को, तो आप मुझे या डॉक्टर दीपक हैं या डॉक्टर रेखा हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं ज़ूम लाइव सेशंस में। तो अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा चौक आउट करके रखें, हमेशा एक कॉपी पेन पे नोट डाउन करके रखें, ताकि आपके मन में जो भी संशय हो रहा हो, जो भी दिक्कत आ रही हो, आप उसको कोप अप कर सके, आप उसको बेहतर तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं फर्स्ट एड पे। देखिए, हम लोग हजारों जगहों पे जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन में, मेलों में भी जाते हैं, पार्कों में भी घूमते हैं। कितने ही लोग हमसे मिलते हैं, पर दुर्घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है। उसमें हम भी प्रभावित हो सकते हैं, या हम नहीं तो जो सामने वाला है वो भी प्रभावित हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो हमें जानता हो और नहीं भी जानता हो। तो ऐसी स्थिति में हमें पहले तो करना क्या है, ये हमारा सबसे बड़ा जो दायित्व है, बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि हमें बीइंग अ हेल्थ, क्योंकि हम लोग हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो हमारा ये मोटिव होना चाहिए, हमारा ये मेन मकसद होना चाहिए कि कैसे हम उस पेशेंट की स्थिति में सुधार ला सकते हैं। क्योंकि हमेशा डॉक्टर्स और नर्सेस अवेलेबल नहीं हो सकते, मौसम की मार भी हो सकती है, या संसाधनों की कमी भी हो सकती है, जिससे हम कोई भी व्यक्ति है जो प्रॉब्लम में है, उसको हम नहीं शिफ्ट कर सकते, कोई भी रीजन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करेंगे, ये हमारा प्राइम मोटिव होना चाहिए। तो इसी सेशन में मैं आपको वीडियो और पीपीटी के माध्यम से कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस हैं जो हमें कभी भी फेस करनी पड़ सकती हैं, जिससे हम किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, या उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको कम करके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, ये ट्रीटमेंट नहीं है, पर ट्रीटमेंट से पहले दी जाने वाली वो नेसेसरी हेल्प है, जिससे हम उसकी लाइफ को बचा सकते हैं। तो ये जानकारी बहुत जरूरी है, और जानकारी हो तभी कुछ कर सकते हैं, और जानकारी नहीं हो तो कुछ ना करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो इसलिए मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी चीजों को नोट करने के लिए एक कॉपी और एक पेन जरूर लाए होंगे। तो मैं आपको एक ऑडियो के साथ साथ एक वीडियो भी दिखाना चाहूंगी। तो आई होप सभी लोग उस पे स्क्रीन पे बने रहें। सभी प्राथमिक उपचार मतलब फर्स्ट एड जानना हम सब के लिए जरूरी। आज देखते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। मुसीबत बताकर नहीं आती, अचानक कोई चक्कर खाकर गिर गया। किसी को पता नहीं था कि इस मुश्किल समय में क्या किया जाए। हम रोजाना कितनी जगह आते जाते हैं, कई तरह के काम करते हैं, तो कभी कभी चोट लग जाती है, कभी मामूली खरोंच, तो कभी बड़ा घाव। कई बार हमें कुछ काट लेता है, कभी हम जल सकते हैं, कट जाना और खून बहने लगना, पांव में मोच आ जाना, गर्मी के दिनों में नक्सीर फूटना और नाक से खून बहने लगना, आसपास कितने सारे बिजली के उपकरण होते हैं, उनसे झटका लग जाना। मतलब रोजाना के जीवन में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती हैं। इस मुश्किल समय में ना तो डॉक्टर पास होता है, ना ही कोई नर्स। इसीलिए हम सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी कि कौन सी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। दुर्घटना छोटी हो या बड़ी,
अगर सही समय पर उपचार ना दिया जाए तो जानलेवा तक साबित हो सकती है। इसीलिए फर्स्ट एड महत्व रखता है। पहले जानते हैं कि फर्स्ट एड कौन दे सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे फर्स्ट एड की जानकारी हो वो फर्स्ट एड दे सकता है, क्योंकि वो जानता है कि किस परिस्थिति में क्या कदम पीड़ित व्यक्ति के हित में है। लेकिन अगर जानकारी नहीं तो कुछ भी नहीं करना समझदारी है। कुछ नहीं लगा, चलो ना खेलने के लिए। कई बार व्यक्ति अचानक किसी बीमारी के लक्षण दिखाने लगता है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए, ये जानकारी भी हमें फर्स्ट एड जानने पर मिलती है। ये बड़ी आवश्यक जानकारी है जो हमें मुश्किल के समय परिस्थिति अनुसार उसे समझकर सही कदम उठाने के लिए तैयार रखती है। फर्स्ट एड बड़ा आवश्यक है किसी की जान बचाने के लिए। आपत्तिग्रस्त व्यक्ति की स्थिति में जल्दी से जल्दी सुधार के लिए, आपत्तिग्रस्त व्यक्ति को जितना हो सके आराम देकर सुरक्षित तरीके से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचाने के लिए। फर्स्ट एड के मूल नियम। आपत्ति में समय कीमती होता है और फर्स्ट एड देने के लिए हमें चौकन्ना और फुर्तीला होना चाहिए। ये समय समझदारी का होता है, ना कि जोश में आकर जरूरत से ज्यादा करने का। आपत्ति के समय घबराना नहीं चाहिए। पूरी जानकारी और आत्मविश्वास के साथ कदम उठाना जरूरी होता है। पीड़ित व्यक्ति के आसपास अक्सर भीड़ जमा हो जाती है और पीड़ित व्यक्ति और भी घबरा जाता है, तो भीड़ जमा ना होने देना भी फर्स्ट एड का एक जरूरी नियम है। फर्स्ट एड देने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो पीड़ित को शांत रखे और उसकी हिम्मत बढ़ाए। फर्स्ट एड का 3 सूत्री नियम हमेशा याद रखें। चेक, कॉल, केयर। पहला नियम चेक, परिस्थिति की जांच, उसको भली भांति समझना, क्या हुआ है और पीड़ित की परिस्थिति कैसी है। निश्चित करना जरूरी कि पीड़ित को क्या मदद चाहिए और कितनी जल्दी चाहिए। मतलब परिस्थिति बहुत गंभीर तो नहीं, ये भी कि आपको खुद कोई खतरा तो नहीं। इस समय इन बातों की जांच जरूरी होती है। पीड़ित व्यक्ति सांस ले रहा है कि नहीं, वो सचेत है कि नहीं, रक्तस्राव है या नहीं और कहीं कोई घाव है या नहीं। दूसरा नियम कॉल, इसके लिए हमारे पास नजदीकी एम्बुलेंस, डॉक्टर और अस्पताल का नंबर होना चाहिए। याद रखें 108 यानी 108 सरकार से पुरस्कृत एम्बुलेंस सेवा है। आप 100 यानी 100 पर पुलिस या 101 यानी 101 पर अग्निशमन से मदद ले सकते हैं। 112 यानी 112 राष्ट्रीय आपात सेवा का नंबर है। इस पर आप किसी भी आपात स्थिति में मदद मांग सकते हैं। तीसरा नियम केयर, पीड़ित की देखभाल, उसकी उस समय जरूरत अनुसार सही मदद देना आपकी अगली जिम्मेदारी। उसे आराम देने के लिए क्या सही और जरूरी है, ये होते हैं आपके अगले काम। हमेशा याद रखें, जरूरी नहीं कि आप हर परिस्थिति में फर्स्ट एड दे सके। कई बार स्थिति इतनी गंभीर होती है या दुर्घटना इतनी विषम कि उस समय एम्बुलेंस बुलाना और अस्पताल को सूचित करना ही सही कदम होता है। हमेशा याद रखें, फर्स्ट एड का लक्ष्य पीड़ित को सही चिकित्सा तक पहुंचने से पहले मदद करना है ताकि वो जल्द ठीक हो सके। अब आपके लिए एक काम, पता करें कि अगर कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप किस नंबर पर और किसे फोन कर सकते हैं। आप ये सारे नंबर पता करें और लिखकर रखें। आपके पास की डॉक्टर, अस्पताल, सरकारी दवाखाना, सरपंच और एम्बुलेंस, आपके घर के पास उस व्यक्ति का नंबर जिसके पास 2 पहिया वाहन या गाड़ी है। इन नंबरों की लिस्ट बनाएं, उसके पोस्टर्स बनाएं, अपने पास रखें और कुछ सार्वजनिक जगहों पर चिपका दें। फर्स्ट एड देने की जानकारी जमा करते जाएं, समझते जाएं। अपने आप को हमेशा तैयार रखें क्योंकि मुसीबत बताकर थोड़े ही आती है।
आई होप सभी ने ये वीडियो देखा और समझा कि अगर किसी को भी फर्स्ट एड के बारे में जानकारी हो तभी हम कुछ कर सकते हैं, और हाँ, अगर जानकारी ना हो तो कुछ न करना ही सबसे बड़ी हमारी समझदारी है। तो आज इसी को आगे चलते हुए आई होप सभी ने चॉक आउट कर लिया, सभी नंबर जो डिक्टेट किए गए थे वो ध्यानपूर्वक लिखे होंगे, और आपके लिए जरूरी काम दिया है आपने उसको भी करना है, ये आपके फायदे के लिए ही है। सो उन नंबरों की सूची बनाना है और अपने पास भी रखना है, क्योंकि हो सकता है कि जब किसी के साथ भी घटना घटे या दुर्घटना घटे तो आप हो भी सकते हैं वहां पे और नहीं भी हो सकते, तो एटलीस्ट जो बाकी घर के मेंबर्स हैं कभी ना कभी तो उनको वो नंबर्स हेल्प करेंगे। तो आप जो ये काम है उसको जरूर निभाएं। तो आज हम ऐसे ही कुछ परिस्थितियों को बात करेंगे और कुछ मैं आपको एक पीपीटी के माध्यम से भी चीजों को समझाना चाहूंगी। तो कृपया स्लाइड पे बने रहिए और हर स्लाइड को ध्यानपूर्वक समझे और सुने। जैसे कि मैंने स्लाइड पे सबसे पहले एक फेंटिंग, यानी जैसे हम जा रहे हैं कभी पब्लिक प्लेस में, अचानक से कोई बेहोश होकर गिर गए, अकेला भी हो सकता है या उसके साथ कोई और उसका परिचित भी हो सकता है। अगर ऐसे सिचुएशन में अकेला व्यक्ति हो और हमें समझ ना आए तो जनरली पब्लिक का क्या भी होता है, शायद दौरे पड़ते हैं, इसको वो ऐसा मानकर चलते हैं कि दौरे पड़ रहे हैं। तो क्या सिर्फ दौरे ही हमारी फेंटिंग का कारण है, हमारे बेहोश होने का कारण है? नहीं, कारण कई हैं, पर उस व्यक्ति को हम रिवाइव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले उन कारणों पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले दिखाया कि फेंटिंग है यानी बेहोश होना किसी भी एज ग्रुप के आदमी को या किसी भी पर्सन को प्रभावित कर सकता है, और कारण कई है, लेकिन इसका जो मेन रीजन है बेहोश होने का वो है सर को ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर न जाना। अब ऐसी ही परिस्थितियां हैं, जैसे सबसे पहले और जो बहुत कॉमन है वो है पानी की कमी, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। एक्सेसिव, अगर किसी व्यक्ति को जो एक्सरसाइज करता है, जो फिजिकली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो उसमें अत्यधिक मात्रा में पानी का लॉस होता है, वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीने के रूप में। लेकिन अगर वो उस दौरान भी अपनी जो पानी की जो कमी है उसको पूरा न करेगा तो उससे क्या होगा, उसका जो बीपी है वो ड्रॉप हो जाएगा, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित होगा, और जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो कम पड़ेगी। कम होने की वजह से वो व्यक्ति हमेशा बेहोश होगा। इसलिए इस परिस्थिति से निपटने के लिए आप हमेशा अपने यूरिन के कलर को वॉच करें। यूरिन कलर कैसे कि आपकी बॉडी में जो पानी की इंटेक है वो प्रॉपर है या नहीं। अगर आपका जो यूरिन है वो येलो कलर में आए तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपका जो यूरिन है कलरलेस है यानी पानी की तरह बिल्कुल साफ है, जिसमें कोई ऑडियो भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में जो पर्याप्त मात्रा में पानी आपके ऑलरेडी अंदर है, जिससे आपको जो डिहाइड्रेशन से होने वाली संभावनाएं हैं वो नहीं होगी। ऐसे एक दूसरा कारण मैंने फिगर में भी दिखाया है, पोस्चरल फेंटिंग, जो ज्यादातर हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको प्रभावित करता है। आपने सुना भी, आपने देखा भी है, जैसे हमारे बुजुर्ग अब कहते हैं जब मैं उठता हूँ तभी सडनली मुझे चक्कर आते हैं। ये चक्कर क्यों आते हैं? क्योंकि जब आप एकदम से उठते हैं तो पोस्चर चेंज होने की वजह से आपका जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है, आपको एक शेकीनेस की फीलिंग शुरू हो जाती है, अत्यधिक पसीना भी आ सकता है और उस दौरान चक्कर भी आते हैं। और ज्यादातर ये कंडीशन हमारे जो एल्डरली लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हीं को प्रभावित करती है। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है कि वो जब भी उठे आराम से उठे। इवन हम लोग भी जब सुबह सुबह बेड से उठते हैं, कई बार एक झटके से उठते हैं, वो भी हमारी पोस्चर फेंटिंग का कारण बन सकता है। तो हमेशा आराम से उठे। बुजुर्ग लोग हैं वो भी एक झटके से न उठे। ऐसे एक तीसरा कारण दिया है मैंने, लो ब्लड शुगर, यानी जो लोग डायबिटिक नहीं है उनमें भी ये चीज देखने को मिलती है। वो लोग जो प्रॉपर्ली खाना नहीं खाते, या जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्यादातर सोने के समय कैलोरीज यानी मीठा बहुत खाते हैं, तो ऐसे केसेस में उनका जो शुगर लेवल है ना वो ड्रॉप रहता है और उनको टायर्डनेस की फीलिंग रहती है और शेकीनेस और कंफ्यूजन बना रहता है। तो आप हमेशा अपना ब्लड जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखें। ऐसे जो कारण है डायबिटीज, यानी जो जिनको शुगर इफेक्ट करती है, इसमें दो संभावनाएं अराइज होती हैं। एक तो है कि जब आपका जो डायबिटिक है, यानी जो लोग डायबिटिक है उनका जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करता है, और दूसरा एस्पेक्ट है कि अनकंट्रोल्ड इनका जो शुगर लेवल रहता है, जिससे उनका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और वो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, जिससे फेंटिंग जैसी परिस्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे एक और कारण दिखा है शॉक। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अब एक मात्र ब्लड का रंग देख के वो बेहोश हो जाते हैं, एक सुई को देख के वो गिर जाते हैं। तो ये कारण है हमारी शॉक का, क्योंकि उस दौरान हमारी जो हार्ट बीट है वो डिक्रीज हो जाती है। जब हार्ट बीट यानी हार्ट जो धड़कना कम करेगा तो हमारा जो हार्ट है वो सर को और पैरों को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं देगा, नीचे तो चली जाएगी लेकिन सर को नहीं रहेगी, जिसकी वजह से जो सर है उसे प्रॉपर ब्लड फ्लो न होने पाने से व्यक्ति बेहोश हो सकता है। तो शॉक भी एक कारण है।
एक कारण और बताया मैंने, अरिथ्मियास, यानी जैसे कहते हैं हमारा जो ईसीजी है वो सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधा मतलब वो डेथ का इंडिकेटर है। लेकिन जिन व्यक्तियों की जो ईसीजी में इरेगुलर हार्ट बीट आती है या मिस्ड हार्ट बीट, यानी जिनके जो ईसीजी है उसमें गैप दिखता है, यानी तब वो समय, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका जो हार्ट है धड़कना भूल जाता है, तो जो मिस हार्ट बीट्स है उस दौरान आपकी सर्कुलेशन होती ही नहीं है। यानी जो सर को जानी चाहिए, जब हार्ट नहीं धड़क रहा तो ब्लड सर्कुलेट कैसे करेगा? जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तब फेंटिंग जैसी संभावनाएं शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा कार्डियक ओपिनियन लेनी चाहिए। ऐसे बहुत जो कॉमन, जिसको हम कोई भी व्यक्ति गिर गया तो हम सबसे पहले जो कारण बताते हैं, दौरे तो नहीं पड़ रहे, ये वो कारण भी है हमारे फेंटिंग का। वही कारण नहीं है, लेकिन वन ऑफ द रीजन है वो भी किसी भी व्यक्ति का फेंट होने का। अब ये जो सीजर्स पड़ते हैं, ये दौरे क्यों पड़ती हैं, आगे सेशंस में इनके वाइड डिस्क्रिप्शन भी है, लेकिन मैं शॉर्ट में भी बताना चाहूंगी कि हमारा जो ब्रेन है ना वो कंप्यूटर की तरह है, जहाँ पे हजारों करोड़ों जो नर्व्स हैं यानी तारे हैं, हमारा उनका माया जाल है। अब घर में भी तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, हमारे जो स्विच बोर्ड है उनके पीछे तारों का जंजाल है। कभी जब दो तारे आपस में जुड़ जाती है तो वो उस दौरान जो अमाउंट ऑफ करंट है वो ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। बट वही स्थिति हमारे ब्रेन में है कि हमारे जो ब्रेन में जो नसें दौड़ रही हैं वो एक दूसरे से अलग है, कवरिंग होती है माइलिन शीट की। अब किसी कारण से अब वो माइलिन शीट डिस्टर्ब हो जाती है तो जो नसें हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट कर जाती हैं, तब जो 2 या 3 माइक्रोवोल्ट का करंट होना चाहिए वो बढ़ जाता है, जिससे दौरे बढ़ जाते हैं, तो व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। और ये जनरल भी होता है, यानी पूरी बॉडी को प्रभावित कर सकता है, या फोकल सिर्फ एक पोर्शन जो दिमाग है उसको भी प्रभावित कर सकता है। तो अगर ऐसा है तो वो भी व्यक्ति अपना प्रॉपर चेकअप जरूर कराए। अब एक स्लाइड में मैंने 2 पिक्चर दिखाई है। घरों में छोटे बच्चे भी हैं, आपने देखा होगा कुछ बच्चे रोते रोते आवाज नहीं करते, उसको कहते हैं साइनोटिक ब्रेथ होल्डिंग, यानी वो अपने सांस को रोक लेते हैं। ये अक्सर बच्चों में देखने को मिलता है, और ये ऐसा नहीं है कि बच्चे जानबूझ के करें, ये ऑटोनॉमिक है और अपने आप पास आउट हो जाता है। और जो बड़े बच्चों में देखने होता है उसे कहते हैं पैलिड होती, यानी कुछ ऐसी चीज वो देख के शॉक में चले जाते हैं। तो जो साइनोटिक ब्रेथ होल्डिंग होती है वो छोटे बच्चों में होती है, जो पैलिड ब्रेथ होल्डिंग होती है वो एडल्ट बच्चों में देखने को मिलती है, और दोनों ही में फेंटिंग हो सकती है। अब जो लोग लगातार खांसी करते रहते हैं, जिनके फेफड़े अक्सर प्रभावित रहते हैं, तो उस दौरान भी हमारी जो लंग्स है वो ऑक्सीजन को पुल नहीं कर पाती। जब ऑक्सीजन पुल नहीं कर पाती तो वो ऑक्सीजन हार्ट को नहीं दे पाती। जब हार्ट को नहीं मिलेगी तो प्रॉपर काम नहीं करेगा, जब प्रॉपर काम नहीं करेगा तो ब्लड का फ्लो नहीं होगा, और ये ज्यादातर हमें अस्थमाटिक या सीओपीडी या जो ज्यादा ओल्ड एज लोग हैं जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं, और ऐसी स्थिति में ड्यूरिंग कफिंग ऑल्सो वो बेहोश हो सकते हैं। ऐसे ही एक बहुत अनयूजुअल रीजन जिसे हम नहीं जानते वो है कॉलर। जब हमारा कॉलर होता है, यानी ये टाई जब हम लगाते हैं, ज्यादा टाइट लगाते हैं, इससे क्या होता है, जो हमारी मेन आर्टरी होती है जो सर को जाती है ना, उससे पहले एक स्टोर हाउस होता है जिसको कहते हैं कैरोटिड साइनस। आर्टरी का नाम है कैरोटिड और साइनस एक स्टॉप है। जब हम टाई बांधते हैं तो उस साइनस को हम प्रेस कर देते हैं, जब हम साइनस को प्रेस करते हैं तो फ्लो नहीं जाता, जिससे हमारी कैरोटिड आर्टरी ब्लड सर्कुलेशन नहीं करती, ब्रेन को सर्कुलेशन नहीं जाता, इससे हमारा जो फेंटिंग परिस्थिति पैदा हो सकती है। तो कभी भी आप कॉलर टाई लगाएं तो हमेशा जो कॉलर है उसको ज्यादा टाइट न लगाएं। ऐसे ही कुछ लोग मेडिकेशंस पे होते हैं, जो हाई बीपी पे होते हैं, या डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हैं, या इंसुलिन टेकर्स होते हैं, या जो ओरल मेडिकेशन, जो इंसुलिन नहीं लेते लेकिन डायबिटिक है लेकिन फिर भी ओरल मेडिकेशन का सेवन कर रहे हैं, या जो लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, उनके लिए भी हिदायत है कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि वो भी फेंटिंग जैसी परिस्थिति पैदा कर सकती है। अब एक स्लाइड पे मैंने दिखाया, अगर ऐसा आपको देखने को मिले या आपके आसपास सडनली कोई बेहोश हो गया है, सांस चल रही है लेकिन बेहोश हो गया, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट को समझे कि हमारे शरीर में 3 वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन, किडनी और हमारा हार्ट। अगर इन तीनों में से किसी भी अंग को कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, अजय जी आप सुन रहे हैं, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाए तो वो डेड हो जाते हैं। कुछ ऐसे नॉन वाइटल पार्ट्स होते हैं, जैसे मेरा हाथ है, अगर मैं हाथ को कुछ सेकंड के लिए दबा दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दूंगी तो ब्लड सर्कुलेशन आ जाएगा, लेकिन अगर इन वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन ना हो तो वो डेड हो जाते हैं। इसलिए हमें जो पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, 2.5 लीटर हमारे लोअर लिम्स की तरफ है, 2.5 हमारा अपर लिम्स की तरफ है, तो उस ब्लड सर्कुलेशन को जो 2.5 लीटर हमारा अपर पोर्शन को जा रहा है उसको हमें रिस्टोर करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे मैंने फिगर में दिखाया, सबसे पहले व्यक्ति को लिटाकर उसके जो पैर है हमें उठाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सडनली बेहोशी होगी तो गिर जाएंगे, तो नेचर आपको लिटाकर रिस्टोर करना चाहता है, लेकिन हम अपने अल्प ज्ञान के कारण उसको बिठा देते हैं, और जो बहुत ही गलत है। होना क्या चाहिए कि पेशेंट को लिटाकर उसके दोनों पैरों को हमें उठाना है, जिससे उसका जो 2.5 लीटर ब्लड है जो शरीर के लोअर पार्ट में है वो वाइटल ऑर्गन्स में आए, यानी हमारी हार्ट, हमारी ब्रेन और हमारी किडनी से। ऐसा करने से आप व्यक्ति को जो बेहोश हो गया है उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है ब्रेन को दोबारा रिस्टोर करके आप उसको रिवाइव कर सकते हैं। तो ये फेंटिंग का एक मूल नियम है कि आप कभी भी ऐसा पेशेंट देखने को मिले या कभी कोई अचानक गिर जाए तो उसको बिठाने का प्रयास न करें,
हमेशा उसको पैरों को कुछ एंगल तक लिफ्ट करें और उसको कुछ सेकंड तक होल्ड करके रखें, ताकि उसकी जो लोअर लिम्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उसके अपर बॉडी पार्ट में चला जाए। तो आई होप सभी को ये समझ आ रहा है उस परिस्थितियों से कैसे निपटना है। आप ध्यान से समझ पा रहे हैं, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे सेशन के अंत में भी पूछ सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया एपिलेप्सी, सीशर्स क्या है? सीशर्स होते हैं, जैसे अभी तो आपने बताया कि हमारा जो सिर है, जो ब्रेन है, वो कंप्यूटर्स की तरह है, जहाँ हजारों करोड़ों तारों का जंजाल है और उसमें 2 से 3 माइक्रोवोल्ट का करंट दौड़ता है। लेकिन जब ये तारें आपस में जुड़ जाती हैं तो करंट का जो सर्कुलेशन है वो ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम जैसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं घरों में। ऐसे ही स्थिति हमारे दिमाग में पैदा हो जाती है, जिससे एपिलेप्सी या सीशर्स यानी दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा मरीज दिखे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं जो सबसे बड़ी गलती हम लोग अक्सर सुनने में भी आया है और देखा भी है कि लोग उसके जो झटके हैं, जैसे हाथ को झटक रहा है, वो पूरी बॉडी में भी झटकन हो सकती है या दोनों लिम्स में भी हो सकती है, तो व्यक्ति को सीधा करने का प्रयास करते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस प्रक्रिया के दौरान हम उसकी जो हड्डियां हैं उसको भी तोड़ सकते हैं। तो कभी भी अगर किसी भी व्यक्ति को फेंट पड़ा हो, ये सीशर्स पड़े हो या आपके लगते दौरे पड़े हो, तो उसको फ्री करें। लोगों की जो भीड़ इकट्ठा हो गई उनको ये कह के हटाएं कि रोगी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। अगर उसकी बॉडी में कोई टाइट फिटिंग कपड़े डाले तो कृपया, अगर कॉलर टाई लगी है उसको लूज करें, उसके बटन्स है उसको थोड़ा लूज करें, जूतों को उतारे, बेल्ट है तो उसको उतारे, ताकि उसको आप लूज कर सकें और उसको वेंटिलेशन में रखें, यानी उसको हवा आने दें। तो क्या करेंगे? कुछ लोग, जैसे मैंने एक एक आपको स्लाइड में और एक एक प्रोसीजर भी बताया, तो हम इसको मैनेज कैसे करेंगे? सबसे पहले कोई पुलिंग नहीं करना, उसको फ्री करना, आसपास में भी जो चीजें उसको हटाना है, क्योंकि दौरे पड़े हैं तो व्यक्ति को इंजरी भी हो सकता है। और ये दौरे हैं कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या हद से कुछ 2 मिनट से ज्यादा नहीं लास्ट करते। अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति को एकदम से तो होश आता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम होश में कैसे लाएं? अब इस प्रोसीजर को समझना जरूरी है। ये मैंने हिंदी में किया है और इसी को मैंने ये इंग्लिश में दिखाया मैंने प्रोसीजर्स को, और अब मैंने एक एक स्लाइड से हिंदी में इसको कन्वर्ट किया ताकि आप अपने इस तरीके को बेहतर ढंग से समझ सकें। जैसे सबसे पहले किसी व्यक्ति को दौरा पड़ा था, उसकी जो कंपकपाहट है, उसकी जो शेकिंग है, जो ट्रेमर्स है, वो सबसाइड हो गई, तो आप उसको रिवाइव करने के लिए क्या लाएंगे? देखो मेन जो होता है ना, हमने जो देखते हैं कि उसको जूता सिंघाते हैं, उसको प्याज सिंघाते हैं, उसको कुछ ना कुछ सिंघाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कभी बात मैंने ये भी देखा कि मुंह में भी चम्मच डालते हैं, जो बहुत ही गलत है। ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम में वो डाल सकता है। तो जैसे सबसे पहले रिकवरी लाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले पीठ की बाईं तरफ हम घुटनों के बल बैठ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? उसकी जो पास वाली बांह है उसको 90 डिग्री कोण पे रखेंगे, जैसे मैंने फोटो में भी दिखाया। तो सबसे पहले क्या किया हमने? सबसे पहले पीठ की बाईं तरफ हम घुटनों के बल खुद बैठेंगे। दूसरा, उसकी जो पास वाली बाजू है उसको 90 डिग्री कोण पे रखेंगे। तीसरा, ये बात याद रखना है जब हम उसके 90 डिग्री कोण पे रख रहे हैं बाजू को, उसकी जो हथेली है हमेशा ऊपर की तरफ। फिर हम उसकी जो दूसरी बाजू है उसको मोड़कर हथेली पकड़े और गाल पर पकड़ कर रखें, यानी उसके हाथ में हमने उंगली डाल के उसी के गाल के ऊपर हमने हाथ रखना है, जैसे मैंने अगली स्लाइड पर दिखाया है। ध्यान से देखें कि मैंने दूसरी बांह मोड़कर हथेली पकड़ी है और उस हथेली को पकड़कर व्यक्ति की जो बाईं गाल है उस पर मैंने उसको रखा है। अब फिर ऐसा करने के बाद मैंने पीठ को अपनी तरफ लुढ़का लेना चाहिए। देखिए जैसे उसका घुटना और उसके हाथ के सहारे से व्यक्ति को अपनी तरफ बाईं ओर लुढ़काया जा रहा है, और उसका इस बात पे भी ध्यान दें कि उसका जो पंजा है जमीन पर समतल रहे, पंजा जमीन पर टिका रहे। और फिर ठोड़ी को पकड़कर थोड़ा सा हमने सर को पीछे झुकाना है। ऐसा इसलिए करना है कि व्यक्ति अगर वॉमिट भी कर रहा है तो वो उसकी जो एयरवेज है, जो उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें न जाए, ताकि वो बाहर को पास हो जाए। हाँ, अगर आपको लगे कि व्यक्ति की बाईं ओर कोई प्रॉब्लम है, कोई चोट लगा है, तो वैसे तो बाईं ओर ही होता है, लेकिन अगर कोई किसी कारणवश बाईं ओर नहीं लिटाया जा सके तो आप उसको दाईं ओर भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः इन रिकवरी पोजीशंस को दिखाना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें बाईं ओर घुटनों के बल बैठना है। फिर उसकी जो पास वाली बाजू है उसको हमें 90 डिग्री कोण पे फैलाना है। फिर उसका हथेली है जो हमेशा ऊपर की तरफ होगी, और फिर दूसरी बांह को मोड़कर हथेली पकड़कर हम उस व्यक्ति की गाल पर रखेंगे और पीड़ित को घुटना पकड़कर और हाथ के सहारे अपनी तरफ यानी बाईं ओर हम लुढ़का लेंगे। फिर उसका पंजा जमीन पर समतल करेंगे और फिर ठोड़ी को पकड़कर सिर थोड़ा पीछे झुका देंगे। आई होप सभी को ये जो 7 स्टेप्स है अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आप प्रैक्टिकली इसको यूं भी घर में भी करके देखना, बहुत इजी स्टेप्स है पर स्टेप वाइज है। तो अगर बाईं ओर पॉसिबल नहीं है तो आप दाईं ओर भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आप जो व्यक्ति जिसको सीशर्स पड़े हैं, जिसको एपिलेप्टिक दौरे पड़े हैं, उसको आप रिवाइव करने में हेल्प कर सकते हैं। और अगर उसके मुंह से कोई फ्रोथ आ रही है, कोई वॉमिट आ रहा है, तो वो अपने आप जमीन पे गिर जाएगा, उसकी जो रेस्पिरेटरी पैसेज सांस की नली है उसको प्रभावित नहीं करेगा।
तो ये आई होप सभी को ये चीजें समझ आई कि फेंटिंग और फिट्स ये दो इमरजेंसी कंडीशन जिसको हम सबसे ज्यादा फेस करते हैं। ऐसे ही तीसरा मैंने आज फर्स्ट एड को ब्लीडिंग यानी अत्यधिक रक्तस्राव कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले देखो घर में सभी काम करते हैं, बच्चे भी हैं घर पे, लेडीज भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, कई बार चोट लग सकता है। चोट छोटा मामूली भी हो सकता है और बड़ा घाव भी हो सकता है। ब्लड नहीं भी निकल सकता, ब्लड अत्यधिक भी निकल सकता है। तो जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, जब तक हम उसको शिफ्ट करेंगे, उस ब्लीडिंग को हमें रोकना है। तो हम कैसे रोकेंगे और किस दौरान किस परिस्थितियों में हमें ब्लीडिंग को टच नहीं करना, उनके बारे में भी जानेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने स्लाइड पे भी आपको दिखाया है ऑपरेशन, यानी हम कहते हैं झिड़की लग गई जिसमें स्क्रैच पड़ गए, ब्लड ज्यादा नहीं है, तो आप इसको मैनेज कैसे करेंगे। सबसे पहले इस चीज को आप हमेशा वॉश करेंगे सोप और वाटर के साथ, यानी साबुन और पानी के साथ, ताकि जो बाहर से कोई धूल मिट्टी या कोई और पॉजिटिव एजेंट है वो रिमूव हो जाए। अगर आपको दिख रहा है इस अब्रेशन पे कोई हल्का सा कोई लकड़ी का पीस है या कोई निकली चीज है, तो आप उसको हटा सकते हैं। उस पोर्शन को हमें टैप ड्राई करना है, यानी उसको हल्के कॉटन के कपड़े से या एक साफ टॉवल से उसको हल्का सा टैप करना है, यानी टैप करना, ताकि वो एरिया सूख जाए और फिर उस पोर्शन को हमें खुला में छोड़ देना चाहिए। और जरूरी है कि एक टेटनस का शॉट यानी टेटनस का इंजेक्शन भी लगवाया जाए। तो अगर ऑपरेशन है जो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन कैसे मैनेज कर सकते हैं वो देखना जरूरी है। तो हमेशा वॉश करें साबुन के पानी से, और अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है तो उसको रिमूव करें, उस एरिया को टैप ड्राई करें और उसको खुला छोड़ दें। और हाँ, अगर बाहर वाली चीज से या कोई लोहे की चीज से लगी है तो एक टेटनस का शॉट जरूर लगवाएं। फिर एक दूसरा कारण बताया है कि ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रहा है, उंगली कट गया है, खून रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो हम उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले उस घाव वाले एरिया को अगर ब्लीडिंग लगातार हो रहा है तो उसको हम एक साफ कॉटन के कपड़े से कम 10 मिनट अच्छे से दबा के रखेंगे। जैसे मैंने फिगर में दिखाया कि हो सकता है उंगली में लगा हो, अगर उंगली में लगा है तो उस पोर्शन को हम रेज भी कर सकते हैं, यानी अपने सर के थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं, और लगातार उसको हमें कंप्रेशन देना है 10 मिनट। ध्यान दीजिए 10 मिनट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं, फिर उसको देखते हैं क्या खून रुक गया, फिर उसको दबाते हैं, फिर देखते रहते हैं। ऐसा करने से हम उसकी और ब्लीडिंग है उसको प्रमोट करते हैं। तो कृपया पेशेंस बनाए रखें। तो कम से कम 10 मिनट उसको हमने खूब कंप्रेस करके रखना है। और कोशिश करें, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हमें कुछ भी नहीं मिलता या हमें सब कुछ मिल जाता है, तो अगर कुछ भी नहीं मिलता, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, तो हम अपने जो नेकेड हैंड है यानी बेयर हैंड है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इमरजेंसी की तरह ही। नहीं तो हमेशा आप जो कंप्रेशन करेंगे वो सूखे ड्राई टॉवल के साथ या क्लीन टॉवल के साथ या कपड़े के साथ जरूर करेंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है, कम से कम 10 मिनट आप उसको दबा के रखेंगे, उस पोर्शन को रेज करके रखेंगे, तो होने वाला जो रक्तस्राव है वो बंद भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी होता है कि आपके पास, आप जब अपने वेलनेस सेंटर में बैठेंगे तो कभी कभी कोई भी व्यक्ति आ सकता है और ये कह सकता है कि व्यक्ति को चोट लगा था लेकिन ब्लड नहीं रुक रहा। जब वो आपके पास आएगा तो कुछ ऐसे जरूरी लक्षण है जिन्हें आप देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्यक्ति में जो ब्लड का लॉस हुआ है वो अत्यधिक है और उस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, यानी उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। जैसे कुछ लक्षण है, उसको चक्कर आ रहे हो, उसको अत्यधिक प्यास लग रही हो, उसकी जो धड़कन है बहुत, उसकी पल्स रेट है वो बहुत बढ़ गई हो, उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही हो, उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे और सुन से हो गए हो। जब वो एंटर किया तो उसकी जो लुक है वो बहुत पेल थी, और इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति में जो ब्लड का लॉस हुआ है वो अत्यधिक है, और ऐसे व्यक्ति को फर्स्ट एड नहीं, इसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। तो कृपया अगर ऐसा होता है या कोई ऐसा पेशेंट आपके पास विजिट करता है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। तो ये लक्षण है मेजर ब्लड लॉस के, क्योंकि उसके बाद उसकी एक एक बूंद बहुत कीमती है। अब एक ऐसी परिस्थिति, क्योंकि हम लोग ज्यादातर गांव से हैं, तो ऐसी परिस्थिति भी पैदा हो सकती है कि कभी काम करते हुए मशीन पार्ट में हमारा कोई अंग कट के भी गिर सकता है, उसे कहते हैं एम्पुटेशन। तो अगर सपोज जैसे मैंने स्लाइड पे आपको दिखाया कि उंगली भी कट सकती है, अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्रेशन के जरिए अपनी ब्लीडिंग को रोकेंगे, और जो उंगली कट के गिर गई है उसको हम एक एयर बैग यानी या एक पॉलिथीन में, जो क्लीन पॉलिथीन है उसमें डालेंगे, और उस पॉलिथीन को एक बड़े पॉलिथीन जिसमें बर्फ लगी हो, बर्फ गली हो, उसमें उसको रख के और तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। क्योंकि ऐसा करने से उसका जो कटा हुआ अंग है दोबारा सर्जरी के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो अगर समय भी बचेगा और पेशेंट की लाइफ भी बच सकती है, क्योंकि वो ब्लड का जो स्राव है, जो रक्तस्राव, जो ब्लीडिंग हो रहा है वो अत्यधिक नहीं होगा। तो अगर ऐसा होता है तो आप उस कटे अंग को भी प्रिजर्व कर सकते हो और जो पेशेंट है उसकी लाइफ बचाने में भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं एम्पुटेशन। ऐसे ही एक इंजरी मैंने और दिखाई सकते हैं, क्रश इंजरी। क्रश यानी कोई भारी वाहन या कोई बाहरी चीज के नीचे हाथ दब गया, जैसे हाथ का दिखाया मैंने,
हाथ दब गया है, तो उसमें क्या होता है कि इंजरी है जो क्रश क्रश यानी वो दब गया, वो पिस गया। तो हम उस इंजरी को कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले जो क्रशिंग ऑब्जेक्ट है उसको हमें हटाना है, और हमें कोई कॉम्प्रेशन नहीं देना, कोई उस पोर्शन को दबाना नहीं है। हमें तो सिंपल उसको रैप करना है, लपेटना है और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें क्रशिंग ऑब्जेक्ट है उसको दूर हटाना है। उस हाथों को, जैसे स्लाइड में मैंने राइट और लेफ्ट हैंड दिखाए हैं, उनको रैप करना है और तुरंत हमें हॉस्पिटल पहुंचाना है। एक इंजरी ऐसी मैंने स्लाइड पे दिखाई जिसके कहते हैं पंक्चर्ड वुंड, यानी नंगे पैर चल रहे थे, वो कांटा, वो कांच का पीस, कोई लकड़ी का टुकड़ा, वो हमारे पाँव में घुस गया। तो अगर वो पॉसिबल है तो रिमूव कर सकते हैं, और फिर रिमूव करने के बाद उस घाव को अच्छे से पानी से साफ करेंगे, साबुन से साफ करेंगे। लेकिन अगर वो जो नुकीली चीज है वो काफी गहराई तक है तो आप उसको निकालने का प्रयत्न नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आप जो रक्तवाहिनी है ज्यादा डैमेज करेंगे, आप मांसपेशियों को भी प्रभावित करेंगे। तो कृपया ऐसा न करें, आप तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करें। तो इसे कहते हैं पंक्चर वुंड। और एक जो बहुत कॉमन हम सब फेस करते हैं, घर में बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी हो जाता है, उसे कहते हैं नेजल ब्लीडिंग, यानी नाक से ब्लड का आना। ये मौसम की वजह से गर्मी आ रही है तो ये फ्रीक्वेंट देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले हमें प्रिवेंटिव या हमें मैनेज कैसे करना है? सबसे पहले जो आपके नथुने होते हैं जिसे हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं, उनको पिंच करना है, उनको जोर से दबाना है। और ऐसा करते हुए आप व्यक्ति को बोलिए कि आप अपना मुंह खोल के सांस लें। तो पहला स्टेप क्या है कि आपने उसके जो नथुने हैं उसको अच्छे से प्रेस करना है, दबाना है, और व्यक्ति को मुंह से सांस लेने के लिए कहना है, और उसके जो सर को नीचे और आगे की तरफ करना है। आपने देखा होगा जब पहले लोग क्या कहते थे कि सर को पीछे करो और नीचे करो, लेकिन मैं कह रही हूँ आगे की तरफ करना है और नीचे की तरफ करना है, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ। और उस व्यक्ति को ऐसा करने से जब आप कहेंगे तो व्यक्ति की जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। लेकिन उसको ये भी हिदायत देनी है कि ऐसा व्यक्ति अपनी नाक को 4 घंटे कम से कम न ब्लो करे। और अगर कोई बच्चे का मैटर है उसमें आपको लग रहा है कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है, तो कृपया उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को, क्योंकि पेंसिल भी हो सकती है, एक रबर भी हो सकती है, जैसे बच्चे अक्सर नाक में डाल लेते हैं, तो उसको निकालने का प्रयास न करें, क्योंकि उस दौरान वो ऊपर तक चल जा सकती है और आगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अगर बच्चा बड़ा है या व्यक्ति है जिसको नेजल ब्लीडिंग हो रहा है तो आप उसके नॉस्ट्रल्स को पिंच कर सकते हैं, उसके मुंह से, माउथ से ब्रीथिंग करने के लिए कह सकते हैं, और उसके सर को नीचे और फॉरवर्ड, नीचे और फॉरवर्ड, यानी नीचे की तरफ करना और आगे की तरफ झुका के रखना है। और उसको हिदायत भी देनी है कम से कम 4 घंटे वो नाक को ब्लो न करे। कुछ ऐसे केसेस भी आएंगे जिसमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होता, यानी हमें रक्तस्राव विजिबल नहीं होता, लेकिन हमें जो हो रहे, जैसे मेजर ब्लड लॉस, उसके सिम्टम दिख रहे हैं आपको, तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि कहीं व्यक्ति में इंटरनल इंजरी तो नहीं है। तो उसके लिए हमें उसकी बॉडी में होने वाले हेमेटोमास को देखना है, नाक से होने वाली ब्लीडिंग को देखना है, या उससे आपने ये भी पूछना है, या जो अटेंडेंट है कि उसकी जो ब्लड है क्या उसकी वॉमिट में यानी उल्टी में खून आया, कफिंग में आया, या यूरिन में आया, या स्टूल्स में ब्लड आया। और तो हमें अगर ऐसा हो रहा है या कोई सिम्टम ऐसे भी हैं कि जिससे व्यक्ति को हमें लग रहा है कि उसको जो मेजर ब्लड लॉस यानी वो आया है, प्यास अत्यधिक लग रही है, चक्कर लग रहे हैं, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, धड़कन बढ़ गई है, तो उस केसेस में भी वो इंडिकेट कर रहा है कि व्यक्ति को बाहर से कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, यानी अंदर जो खून का जमाव रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे केसेस को भी हमें हैंडल नहीं करना, तुरंत हमें फर्स्ट एड की जानकारी लेते हुए इसके तुरंत हमें हॉस्पिटल पहुंचाना है। और जब भी आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करें तो सबसे पहले ये बात का जरूर ध्यान रखें कि समय बहुत कीमती होता है, और दूसरा कि पेशेंट को हमेशा हमें कंफर्टेबल पोजीशन में लिटा के रखना है, और उसको ये भी दादी बिल्कुल हिले डुलने के लिए मना करना है और कुछ खाने या पीने के लिए नहीं देना। लेकिन बार बार उसके जो वाइटल्स हैं, उसकी जो पल्स रेट है, उसका जो सांस है, हमें लगातार चेक करना है। और हाँ, अगर कोई व्यक्ति ब्लीडिंग कर रहा था, बहुत अत्यधिक रक्तस्राव था, उसको हमें शिफ्ट करना है, तो उसकी जो ब्लीडिंग पॉइंट्स है उसको हमें लगातार कंप्रेशन के माध्यम से उस ब्लीडिंग पॉइंट्स को, जो ब्लड ऊजा हो रहा है, उसको रोकने का पूरा प्रयास करना है। तो ये कुछ हिदायतें हैं जो हम ट्रांसपोर्टेशन के दौरान व्यक्ति को हेल्प कर सकते हैं, उसकी जो कंडीशन है उसमें सुधार लाने में हम अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस बातों का भी हमें ध्यान रखना है। तो हमने अभी आपको 3 चीजें बताई थी, फेंटिंग, मैंने आपको फिट्स के बारे में बताया, और तीसरा जो मैंने आपको अभी बताया वो है हमारा ब्लीडिंग के बारे में, कि ब्लीडिंग्स को कैसे मैनेज करना है, कौन सी हमारी जो मेजर ब्लीड है जिसमें हमें फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं कर सकते और व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। इन सभी चीजों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब ऐसे ही जो बहुत कॉमन होता है वो है बर्न इंजरी, यानी जलने से व्यक्ति की जो जल जाता है, तो वो जलने के कई कारण होते हैं। वो इलेक्ट्रिक शॉक भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, फायर से भी वो जल सकता है, यानी कारण कोई भी हो सकता है। लेकिन जो मेन इसमें देखने को होता है वो है डिग्रीज ऑफ बर्न। क्या फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न है, सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न है, या हमारा थर्ड डिग्री ऑफ बर्न है, इसको हमें सुनिश्चित करना है।
क्योंकि अगर फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न होगा तो सिर्फ सुपरफिशियल एरिया यानी स्किन ही प्रभावित होती है। सेकेंड जो डिग्री बर्न होता है उसमें स्किन के साथ साथ जो डीपर टिश्यूज है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें फफोले यानी ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। और थर्ड डिग्री होता है उसमें तो काफी गहराई तक जो हमारी बर्न इंजरी होती है वो ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम अगर ऐसा होता है बर्न इंजरीज होती हैं तो हमें क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ये है कि हमें पहले सुनिश्चित करना है कि हम विक्टिम है या ऑब्जर्वर है, यानी हम खुद प्रभावित हैं उस कंडीशन से या हम किसी और को जलता हुआ देख रहे हैं। अगर आप विक्टिम हैं कभी भी आप फोर्स के साथ यानी धक्के के साथ रश न करें, यानी जब आप किसी व्यक्ति को आग लगती है वो तुरंत बहुत स्पीड से बाहर की तरफ भागता है। ऐसा करने से आप अग्नि को और फ्लेयर अप करते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो हमेशा जाए जरूर, पर इतनी स्पीड से नहीं भागेगा क्योंकि वो हवा आपकी आग को बढ़ाने का काम करेगी। और जो आपका सोर्स ऑफ बर्न है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि हॉट ऑब्जेक्ट है, लिक्विड है, केमिकल है या इलेक्ट्रिक है। तो सबसे पहले फायर सिनेरियो अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दूर हटना है। और दूर कैसे हटना है, जोर से हमें रनिंग या बहुत स्पीड से हमें रनिंग नहीं करनी। अगर हम खुद प्रभावित है, हमारे कपड़ों को भी आग लगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर निकलकर रोल करेंगे ग्राउंड में, यानी हम रोल करेंगे जमीन पर। फिर अगर कोई कपड़ा जला हुआ तो उसे तुरंत निकाल कर फेंकेंगे क्योंकि वो हमारी स्किन के साथ चिपक सकता है। लेकिन फायर से ज्यादा कई बार होता है कि स्मोक इंजरी सबसे भयानक होती है, तो उस स्मोक को भी हमें अवॉइड करना है। और आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर ब्लैंकेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये फिनाइल सिनेरियो उनके लिए है जो खुद विक्टिम है। तो कभी भी हमें बहुत तेज रनिंग से बाहर की तरफ रश नहीं करना, और अगर कपड़ों में आग लगी है तो हमें ग्राउंड पे रोल ऑन करना है। और अगर आग नहीं है, स्मोक है, तो हमें स्मोक वाले एरिया को भी अवॉइड करना है क्योंकि स्मोक ज्यादा खतरनाक है आग से भी। और अगर हमारा केमिकल बर्न है, जैसे कुछ लोग केमिकल्स लैब में काम करते हैं, केमिकल इंजरी को केमिकल हाथ पे डल गया है या और बॉडी पार्ट में डल गया है तो केमिकल इंजरी भी हो सकती है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास पेशेंट आता है तो उसको रनिंग टैप यानी जो ताजा पानी है, टैप का ताजा पानी है, कम से कम 20 मिनट उस ताजे पानी के नीचे उसको टैप ऑन करके छोड़िए। तो केमिकल इंजरी को सबसे पहले डील करने का क्या तरीका है कि हमें उस आग वाले पोर्शन को डाइल्यूट करना है कम से कम 20 मिनट तक। और अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की शॉर्ट सर्किट से हुआ है व्यक्ति को तो हमेशा कोशिश करें, हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी करंट शॉर्ट सर्किट हो गया है, उसको करंट लग गया है, तो अपने जो बेयर हैंड्स हैं या नंगे पैर हैं, हम कभी भी उस व्यक्ति को टच करने का प्रयास न करें। हमेशा एक रबर या एक सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी नहीं, सूखी लकड़ी, उसको यूज करें उस व्यक्ति को सेपरेट करने के लिए उस इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हार्ट पे होता है क्योंकि हार्ट में ब्लड होता है और दैट इज अ गुड कंडक्टर। तो वो तुरंत जो हमारा प्रभाव है पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। सो हमेशा ऐसे व्यक्ति को सेपरेट करने के लिए ड्राई लकड़ी का पीस या प्लास्टिक का प्रयोग जरूर करें। और अगर कोई जनरल भी है, जैसे कोई भी हमारे पास आता है व्यक्ति कॉमन जो बर्न इंजरी से प्रभावित है, तो रनिंग वाटर के नीचे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वाले केसेस में हमें उसे छुड़वाना है। केमिकल बर्न्स में हमें 20 मिनट डाइल्यूट करना है। और कोई जैसे हम गैस पे काम कर रहे हैं, हल्का सा हमें जल गया है, तब भी हमें कम से कम 20 मिनट पानी के नीचे अपने हैंड को रेज करके रखना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि कई लोग बर्फ का प्रयोग करते हैं क्योंकि जलन बहुत होता है, तो वो बर्फ का प्रयोग करते हैं, जो बहुत ज्यादा गलत है। ना बर्फ का प्रयोग किया जाए ना बर्फ वाले पानी का, क्योंकि इससे डैमेज होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। कभी कभी तो कई लोग पेस्ट लगाते हैं, घी लगाते हैं, हनी लगाते हैं, कॉटन लगाते हैं, मॉइस्चराइजर क्रीम तक लगा लेते हैं, वो भी गलत है। हमेशा घर में रखी कोई भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट उसका प्रयोग करें जो फर्स्ट डिग्री बर्न्स पे। कोई कॉटन या कोई घुला घाव है, हमारा ओपन वुंड है, उस पे कॉटन कभी ना लगाएं क्योंकि वो चिपकेगी, वो नुकसान ज्यादा करेगी। हमेशा स्टेराइल बैंडेज का एक गॉज पीस बना के उस पर प्रयोग करें। और अगर हाँ जलने के बाद फफोले पड़ गए हैं तो कई लोग फफोलों को फोड़ते हैं और ऐसा करने से इन्फेक्शन और भी बढ़ जाता है। तो कभी ब्लिस्टर पड़े हो तो उनको पिक करके फोड़ने का प्रयास न करें। कोई पेन किलर दे सकते हैं, अगर आपका कोई बर्न पेशेंट है तो सुपरफिशियल और डीप इंजरीज में, डीप बर्न्स में आप उसको एक पेन किलर देने के बाद तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हमें मैनेज करना है या हमें आगे डॉक्टर के पास भेजना है। तो अगर आपके पास कोई मेजर बर्न का केस आए, मेजर बर्न क्या होता है, एक होता है माइनर बर्न, एक होता है मेजर बर्न। अगर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैंने स्लाइड में नहीं दिखाया, मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सुने चीज को। अगर जलने वाले व्यक्ति के जितना बॉडी पार्ट इफेक्ट हुआ है, उसका जो बॉडी पार्ट का जो प्रोपोर्शन है उस व्यक्ति के हथेली से ज्यादा है, तो वो मेजर बर्न्स में काउंट होता है। यानी व्यक्ति जो जला है उसके जलने वाला जो एरिया है उस व्यक्ति के पाम एरिया से ज्यादा है, पाम यानी पूरा हथेली से ज्यादा है, तो वो केसेस मेजर बर्न्स के अंदर आता है।
तो अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति को कोई भी हमें प्राथमिक उपचार नहीं देना, उसको तुरंत हमें हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। या इन केसेस ऑफ जो बच्चों में जो ज्यादा प्रभावित होते हैं, इन केस ऑफ चिल्ड्रन, उनमें भी हमें तुरंत डॉक्टर के संपर्क करना है। या जेनाइटल यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी मेल और फीमेल जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, अगर उनका बर्न होता है या फेस के जो बर्न्स होते हैं उनमें, या केमिकल बर्न्स होता है या इलेक्ट्रिकल बर्न्स होता है, या व्यक्ति जला नहीं है लेकिन धुआं बहुत था, रूम में बंद कमरे में धुआं बहुत था, स्मोक एक्सपोजर जिसको कहते हैं, उसकी वजह से अगर व्यक्ति प्रभावित हुआ है, या जिसकी स्किन में काफी डीप बर्न्स हो चुके हैं, व्हाइट कलर का स्कार बन गया है, तो ऐसे केसेस में भी हमें तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। और प्रिवेंशन जैसे कहते हैं इट इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो थोड़ा सा हमें अपने बच्चों को भी एजुकेट करना है। अब कुछ और परिस्थितियां भी हैं जिनके बारे में डिटेल्स में बताना चाहूंगी, लेकिन मैं ये सुनिश्चित भी करना चाहूंगी अपनी पीपीटी को बीच में ही रोककर कि जितना भी मैं समझा रही हूँ आप लोग सब समझ पा रहे हैं उस चीज को। अजय जी आप अनम्यूट करें सर जल्दी से। अजय जी अनम्यूट करें, अनम्यूट सर, अनम्यूट। जी सर, अजय जी समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ? जी मैम, जी मैम, समझ आ रहा है, इजी लैंग्वेज समझा रही हूँ। जो जो आपको परेशानी आ रही है, किसी को भी और जो चीज नहीं समझ आ रही वो आप कॉपी पेन पे लिख लें, क्योंकि जब कॉमन सेशन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जी मैम, समझ में आ रहा है मैम, ओके है। ओके सर, ओके। तो मैं अपनी इस पीपीटी को आगे बढ़ाऊंगी कुछ और परिस्थितियां, क्योंकि हमारा जो मंडे का सेशन था वो नहीं हो पाया, तो सिलेबस ज्यादा है, वो ऐसी परिस्थितियां जो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, तो उन परिस्थितियों को कैसे निपटना है उनके बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। तो आज एक और कॉमन, बहुत कॉमन, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और स्नेक बाइट्स बहुत कॉमन है। तो स्नेक बाइट हो गया है तो हम पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, या आइडेंटिफाई हो गया है तो हम उस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार क्या दे सकते हैं, आज उसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे स्लाइड पे मैंने दिखाया, 2 हाथों की फिगर दिखाई है, एक हाथ में जो 2 दांतों के निशान है और दूसरे पे एक वी मार्क का, एक वी शेप का निशान है, तो वो इंडिकेट करता है, वो डिफरेंशिएट करता है कि व्यक्ति को एक जहरीले सांप ने काटा है, जहां पे क्लियर 2 दांतों के निशान, और जहां पे 2 दांतों के निशान की बजाय जो वी बन रही है तो वो इंडिकेट करता है कि वो सांप ने काटा है, लेकिन वो नॉन वेनमस है, यानी नॉन पॉइजनस है। अब कई तरह के होते हैं, जो अलग अलग सांप होते हैं वो हमारी जो बॉडी को ना अलग अलग प्रभाव देते हैं। कुछ होते हैं जो हमारे नर्व्स को प्रभावित करते हैं, नसों को, जैसे कोबरा और क्रेट है, इनको न्यूरोटॉक्सिक कहते हैं क्योंकि नसों को प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे खून को प्रभावित करते हैं, वो नहीं हीमोटॉक्सिक, जैसे रूसल वाइपर, सॉस सेल, स्केल्ड वाइपर्स या पिट वाइपर्स होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं, जैसे सी स्नेक, समुद्री सांप जिसको कहते हैं। तो ये मतलब जब सांप काटता है कि सभी का प्रभाव एक जैसा नहीं होता, सबके अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो ये आपको दिखाने का प्रयास किया कि डिफरेंशिएशन क्या है और ये कैसे प्रभावित कर सकते हैं। अब सपोज किसी को 2 दांतों के निशान थे, तो वो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि व्यक्ति को सांप ने काटा है। वहां पे क्योंकि 2 दांतों के निशान है तो सांप ने काटा है, तो वहां पे स्वेलिंग यानी सूजन होने वाली है, सूजन भी बहुत ज्यादा होने वाली है, और सिवियर पेन यानी भयंकर वहां पे पेन हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि वहां सूजन होने वाली है, इसलिए वहां की जो, अगर सपोज हाथ पे काटा है तो हाथ पे डाली कोई रिंग है, कोई चूड़ी है या कोई भी टाइट फिटिंग है, उसको आपको रिमूव करना है, क्योंकि सूजन होगा, उनका निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले तुरंत आप जितनी भी इसकी ज्वेलरी है या टाइट फिटिंग्स है उनको हटाएंगे। और सीवियर पेन होता है व्यक्ति को, सांस लेने में भी कई बार हो सकता है दिक्कत आ रही हो, नोजिया यानी मिचली, जी मिचल रहा है उसका, वॉमिटिंग्स भी हो सकती हैं, धुंधला भी दिखाई दे सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं, या मुख से ज्यादा सलाब भी निकल सकता है, सलेवा कहते हैं, लार कहते हैं, सलेवा भी निकल सकता है, या हाथों में सूनापन भी आ सकता है, या फेस भी नंबरेस मतलब सेंसेशन नहीं फील हो रही, या वो बोल नहीं पा रहा, या आंखों की जो पलके वो भी पलके हैं जो उसको उठा भी नहीं पा रहा, या पानी तक वो व्यक्ति पी नहीं पा रहा। तो ऐसे में क्या करना है, ये तो हो गया सुनिश्चित कि व्यक्ति को सांप ने काटा है। तो सबसे पहले एक जो सिचुएशन है उसको कयास ना करें, सबसे पहले शांत रहें, स्टे काम, और व्यक्ति को भी सांत्वना दें। और दूसरा काम, हमेशा जो बाइट का टाइम है उसको नोट करके रखें। नोट इसलिए करके रखें क्योंकि जो अलग अलग प्रजातियां होती हैं वो अलग अलग समय पे काटती हैं, और अगर हम ये इंफॉर्मेशन अपने जो हॉस्पिटल के डॉक्टर को दे पाएंगे तो वो टाइमली ट्रीटमेंट और सही ट्रीटमेंट करने में देरी नहीं होगी। क्योंकि जब आपको 72 घंटे की मोहलत दी जाती है, क्योंकि कईयों को तो नहीं पता होता कि कौन से सांप ने काटा है, तो वो 72 घंटे की इसलिए मोहलत दी जाती है क्योंकि वो जब जो हम वैक्सीन जो हम कहते हैं कि उनकी जो भी ट्रीटमेंट होती है वो ट्रायल बेसिस पे दी जाती है कि उसका जो वेनम है, उसको जो एंटीडोट है वो सही काम करे। इसलिए ये जो हम टाइम की बात कर रहे हैं तो ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगी, उस व्यक्ति की जो लाइफ बचाने में हेल्प कर सकती है। तो कोशिश करें टाइम ऑफ बाइट जरूर नोट करें, उसकी जो जितनी भी ज्वेलरीज है, टाइट फिटिंग है, उसको रिमूव करें, और उस व्यक्ति को चलने के लिए बिल्कुल रोक दें, उसको इमोबिलाइज करें, उसको शांत से, इमोबिलाइजेशन यानी बिल्कुल हिल डुल न करने के लिए कहें,
और साथ साथ में ये भी कई लोग होते हैं कि सांप को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ते हैं, तो सांप के पीछे दौड़कर अपना समय व्यर्थ न करें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो मरा हुआ सांप है उसको कभी भी टच नहीं करना, क्योंकि मरने के बाद भी जो सांप का जो सेंसिटिव जो नर्वस सिस्टम है ना, वो कुछ समय के लिए एक्टिव रहता है, वो तब भी काट सकता है। सो डोंट टच द डेड स्नेक। और पॉसिबल हो, आपने देखा हो कि सांप ने काटा है, तो आप पॉसिबल हो तो पिक्चर भी उसे क्लिक कर सकते हैं। ये भी उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत हेल्प करेगी, उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। कभी भी पट्टी नहीं बांधनी, बैंडेजिंग नहीं करती, क्योंकि वो एरिया सूजन वाला होने वाला है। लेकिन जैसे कि मैंने स्लाइड पे आपको दिखाया है, एक परिस्थिति ऐसे जिसे ऑस्ट्रेलियन पेशेंट इमोबिलाइजेशन बैंडेज कहते हैं। यानी ये तभी कर सकते हैं जब व्यक्ति में किसी भी प्रकार की सूजन नहीं है, जिसका मोटिव यही है कि उस व्यक्ति में हिलडुल ना हो, उस अंग को इमोबिलाइजेशन हो सके, यानी उसको हम बिल्कुल हिले डुले बिना, ताकि जो अंदर पॉइजन है वो पूरी बॉडी में न फैले। ऐसा करने में हम APIB यानी ऑस्ट्रेलियन पेशेंट इमोबिलाइजेशन बैंडेज कर सकते हैं, लेकिन उसी परिस्थिति में जब बॉडी पार्ट में सूजन नहीं हो। जब सूजन हो तो बिल्कुल नहीं करना, जब बिल्कुल न हो तभी हम इस चीज को कर सकते हैं। इस चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान भी रखना है और तुरंत हमें हॉस्पिटल पहुंचाने की ऐसे व्यक्ति की व्यवस्था भी करनी होगी, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है ये गोल्डन आवर कहा गया है इसको, क्योंकि ये उस व्यक्ति की जो कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन में जैसे अंग विच्छेद भी हो सकता है, एम्पुटेशन भी करनी पड़ सकती है, या व्यक्ति को लाइफ भी वो गंवा सकता है, अपनी जान भी गंवा सकता है। तो इन परिस्थितियों को हम जो सिवियरिटी है कंडीशन की उसको मिनिमाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये गोल्डन बातें हैं जिन्हें हम ध्यान रख सकते हैं। सो उनका ध्यान रखें। अब ऐसी ही एक और परिस्थिति है जिसमें बी स्टिंग यानी जैसे कहते हैं ना मधुमक्खी ने काटा। अब जब नाम लेती मधुमक्खी, इसके बारे में भी क्या जो कॉमन हमारा कंसेप्शन रहता है कि मधुमक्खी ने काटा फिर क्या हुआ, लेकिन इसके जो लक्षण है ना वो बहुत सिवियर भी हो सकते हैं। सिवियर होके उसकी कंडीशन बिगड़ भी सकती है। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि जो जिनकी बॉडी एलर्जिक होती है वो छोटा सा बी स्टिंग को भी बर्दाश्त करने में नहीं सक्षम होते। तो ऐसे में क्या है, व्यक्ति को इमरजेंसी हॉस्पिटल लैंड करना ही पड़ता है। तो अगर ऐसा है तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये बताना जरूरी कि मधुमक्खियां हमारे परिवेश में रहती हैं, हमारी वो पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी यार बच्चे ज्यादातर प्रभावित हो जाए, छेड़ते हैं बच्चे या पत्थर मारते हैं, तो वो हमेशा झुंड में ही आक्रमण करते हैं। और अगर किसी को बाइट, वो डंक मधुमक्खी काट भी जाए, तो ये सबसे पहले सुनिश्चित करना है कि वो मधुमक्खी का डंक है या ततैये का तो नहीं है, या मच्छर का डंक तो नहीं, क्योंकि जो मधुमक्खी का डंक होता है ना वो हमेशा कांटे नुमा होता है। ध्यान से पिक्चर को भी देखिए, कांटे नुमा होता है और जो हमेशा उसके पेट से जुड़ा रहता है। मधुमक्खी का डंक हमेशा पेट से जुड़ा रहेगा। और ये भी है कि जब व्यक्ति को मधुमक्खी काटती है तो वो मधुमक्खी मर जाती है, क्योंकि उसका जो डंक है ना वो पेट से जुड़ा है। जब काटने के बाद वो डंक छोटे उसका पेट फट जाता है, सो वो मधुमक्खी हमेशा मर जाती है। तो अगर ऐसा व्यक्ति है, किसी को मधुमक्खी ने काट लिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसको एक सेफर प्लेस में, सेफर जगह शिफ्ट करेंगे और हमेशा उसको सांत्वना देंगे। और हमें कभी भी पैनिक, ना तो पेशेंट को या हमें सिचुएशन के प्रति जो पैनिक होता है, जो बदहवासी होती है, उसको क्रिएट नहीं करना। ना ही हमें उस जो इफेक्टेड पोर्शन है उसको रब करना है, प्रेस करना है या खींचना है हाथ से। तो हम कैसे करें? उस डंक को कैसे निकालेंगे? हम यूज करेंगे एक प्लास्टिक के कार्ड को, एक ATM के कार्ड को, या जो हमारा घर में जो चक्कू यूज करते हैं, एक नुकीला पार्ट होता है जिससे हम सब्जी काटते हैं, और एक होता है ब्लंट पार्ट जो तीखे पार्ट के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो उस ब्लंट पार्ट किचन नाइफ को हम यूज करेंगे उस डंक को निकालने के लिए। तो कभी भी हम हाथ से नहीं निकालेंगे, प्लास्टिक कार्ड का प्रयोग करेंगे, ATM कार्ड का प्रयोग करेंगे, या ब्लंट पार्ट ऑफ जो हमारा किचन नाइफ है उसको यूज करेंगे। और अगर जब भी निकालना तो हमेशा उसको तिरछा करके ही निकालें। और अगर आपको लगे कि व्यक्ति को एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, यानी उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है या उसकी बॉडी में रैशेस पड़ गए हैं, तो इसका मतलब उसको शॉक लगा है, यानी एनाफिलैक्टिक शॉक जिसको कहते हैं, एलर्जिक से जो आगे बढ़ गया है केस, तो ऐसे व्यक्ति को प्रभावित किया तो तुरंत हमें हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। साथ साथ अगर सूजन है तो वहां पे हमें आइस, जो कोल्ड है यानी जो आइस क्यूब्स है उसका प्रयोग कर सकते हैं उस सूजन, उस पेन को कम करने के लिए, जब डंक नहीं हो। क्योंकि अगर आप बर्फ का प्रयोग करेंगे तो कभी भी त्वचा पे डायरेक्ट बर्फ का प्रयोग नहीं करना, हमेशा उसको एक पतली सी रुमाल के साथ रैप करके लगा सकते हैं और फिर स्किन पे उसको रगड़ सकते हैं, उस पेन को, उस सूजन को सबसाइड करने के लिए। और ये प्रोसीजर हम तब तक करेंगे, अगर लगे कि पेन कम नहीं हुआ, दोबारा होगा तो हम रिपीट भी कर सकते हैं। और हमेशा एक घर में जो बेकिंग पाउडर होता है, हमारे सबके घरों में होता है, तो बेकिंग पाउडर का घोल पानी के साथ मिक्स करें और इस पे लगाएं। और पेन और स्वेलिंग कम करने के लिए इस मिक्सचर को दोबारा 15 मिनट के बाद भी लगा सकते हैं। मिक्सचर किसका? बेकिंग पाउडर का, यानी मीठे सोडे का।
ध्यान रखें। और अगर आपका मरीज नोजिया या मतलब जी मिचलना या वॉमिटिंग की शिकायत लेके बैठा है, या कह रहा है कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मधुमक्खी काटने के बाद डंक भी निकल गया है, उसके बावजूद भी आ रही है, या पूरी बॉडी पे सूजन हो गई है, खुजली हो गई है, तो ये इंडिकेट करता है कि एलर्जिक रिएक्शन है और पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। और ध्यान दें इस बात का भी, कभी भी वास्प या मच्छर अपना डंक हमारे स्किन पे नहीं छोड़ते, और उन पे बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर रब करना बिल्कुल यूजफुल नहीं है। तो हमेशा जब भी आप मीठे सोडे का प्रयोग करें तो सिर्फ मधुमक्खी के डंक पे करें। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी का डंक एसिडिक होता है, और उस प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का प्रयोग करेंगे, यानी बेकिंग सोडे का प्रयोग करेंगे। तो जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो वो प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन वास्प या मॉस्किटो के जो स्टिंग होता है मच्छर का काटने पर, अगर हम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा को रब करेंगे तो वो कोई यूज नहीं देगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें, थोड़ा सा प्रिवेंशन जरूर लें कि हमेशा जब भी बाहर जाएं लगे आपको तो आप हमेशा अपने बाजू को ढक के जाएं, और जितने भी एक्सपोज पार्ट्स हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, वो भी कोशिश करें उन एक्सपोज पार्ट को ढकने का। और कभी भी किसी भी मक्खी को या ऐसे जितने भी हमारे पेड़ों पे होते हैं या बच्चे भी ऐसा छेड़ते हैं, तो उनको हमेशा उनको थोड़ा सा गाइड करें कि ऐसा न करें, क्योंकि ये कभी भी अटैक कर सकती है और वो भी अटैक हमें झुंड में करेंगे। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, कभी भी किसी को मधुमक्खी काटती है तो उसको डंक को निकालना है, उसके बाद हमें बेकिंग पाउडर का जो घोल है उसको लगाना है। ऐसे ही एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो हम सबके घरों में होती है वो है डॉग बाइट्स। हम भी कुत्ता पालते हैं, हमारा कुत्ता भी किसी को काट सकता है या पड़ोसी का भी हमें काट सकता है। तो ऐसी परिस्थिति को कैसे निपटा जाए, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुत्ते होते हैं उनको रेबीज वायरस जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगर पता नहीं है लेकिन जानवर है कुछ लक्षण दिखाना शुरू कर दे, जैसे हमारे पालतू कुत्ते भी होते हैं घरों में, तो अगर वो ज्यादा चुप रहना शुरू कर दे या ज्यादा छुपना शुरू कर दे, चुप भी रहे और छुपना भी शुरू कर दे, या आपको बहुत अपने पास आने अलाउ करे, तो ऐसे जानवरों को अपने पास नहीं आना चाहिए, भले ही वो पेट हो या भले ही बाहर से हो। तो यानी वो ज्यादा चुप रहे या छुपने लगे या आपके पास ज्यादा नजदीक आने लगे, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कुछ जानवरों में देखा जाता है कि वो पागल से हो जाते हैं और जिसको भी देखते हैं उसको काटने को दौड़ते हैं। जानवर एकदम से अगर जंगली है या पालतू जानवर नहीं है तो भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है, वो पालतू की तरह बिहेव करता है। और ज्यादातर रेबीज के केसेस में बीमार कुत्ते के काटने की वजह से ही सामने आते हैं। और इस बात को भी ध्यान से सुनिए कि गाय और भैंस को भी अगर बीमार जानवर काट जाए तो ये बीमारी गाय और भैंस को भी हो सकती है। मगर किसी भी बीमार जानवर के काटने, खरोचने, सहलाने से या उनके मल मूत्र के संपर्क आने से भी रेबीज हो सकता है। इस बात को ध्यान से सुनिए कि कोई भी इंफेक्टेड जो जानवर है उसके काटने से, खरोचने से, सहलाने से या उनके मल मूत्र यानी उनकी बॉडी का जो भी डिस्चार्ज है उसके संपर्क में आने से रेबीज हो सकता है। और रेबीज बहुत ही भयानक होता है, जिसका प्रिवेंशन तो है लेकिन अगर हो जाए तो इलाज नहीं है। ऐसा ही अगर सपोज कोई जो हमारा डॉग था वो रेबीज से प्रभावित था, तो अगर रेबीज क्या है, वायरस है और ये ज्यादा स्तनधारी जीवों को ही प्रभावित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कुत्ता है या गाय है, भैंस है या बंदर तक भी है, वो भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इंसान में क्या लक्षण आ सकते हैं, अगर हो सके ऐसा कि किसी कुत्ते ने काटा, घाव में खुजली हो सकती है या दोबारा से दर्द भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है या हरारत जैसी परिस्थिति भी बनी रह सकती है। हरारत यानी शरीर टूटता ही रहता है। डॉग बाइट के बाद ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है, कई दिनों तक बनी रहती है। या व्यक्ति पानी से डरने लगता है, इंसान को चमकदार रोशनी भी अच्छी नहीं लगती, तेज हवाएं, आवाज, इन सब चीजों से इंसान को डर पैदा होने लगता है। इसे एरोफोबिया यानी तेज हवा, आवाज, एरोफोबिया और पानी से डर यानी हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। होने वाली मृत्यु से उसको डर लगने लगता है, उसको गुस्सा भी बहुत आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। कई लोगों में तो हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, यानी 2-3 दिन में हाइड्रोफोबिया यानी पानी से बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है और पानी की आवाज सुनने मात्र से ही इंसान का गला घुटने लगता है। और ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति की जो मृत्यु है 6 से 5 to 6 डेज के भीतर हो जाती है। तो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा जानवर है जो रेबीज से ग्रस्त है तो कृपया उससे दूरी बनाए रखें और उस जो अपनी अथॉरिटीज हैं उनको इन्फॉर्म जरूर करें। अगर किसी को भी व्यक्ति तो कुत्ता काट जाता है या तो बंदर काट जाता है और रेबीज होने के तो चांसेस रहते हैं, तो अक्सर पहले कहते हैं 14 टीके लगेंगे, वो भी पेट में, पर ऐसा आजकल नहीं है। एंटी रेबीज वैक्सीन है, उसकी डोजेस है 0, 3, 7, 14, 28, यानी जिस दिन भी उस पर्टिकुलर जानवर ने आपको काटा है उस जो इंजेक्शन लगेगा उसको 0 डे में काउंट होता है और उस दिन से लेके 30 दिन लगेगा, 7 दिन लगेगा, 14 दिन लगेगा, 28 दिन के 5 इंजेक्शन लग गया। तो आजकल जिससे पहले 14 इंजेक्शन कहते थे आजकल 5 इंजेक्शन ही लगते हैं। सो हमेशा अगर किसी को इन्फेक्शन है
इससे प्रभावित हैं, क्योंकि लक्षण कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं। अगर हो गए तो इसका इलाज नहीं है, ये व्यक्ति की जान लेके ही जाता है। इसलिए प्रिवेंशन हमेशा बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इस जो मूल नियम है इसको जरूर फॉलो करें, अपना ध्यान जरूर रखें। अब एक जो लास्ट मैं टॉपिक कवर कर रही हूँ वो है बुखार का। सबको होता है बुखार, और हमारे में से अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो हल्का सा बुखार आने पर तुरंत गोली ले लेते हैं, पर मैं कहूंगी ये गलत है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, यानी आपका बॉडी बाहर से आने वाले कारणों से भिड़ रहा है, इसलिए वहां उस घमासान में आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन आप तुरंत गोली खा के उस घमासान युद्ध को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना, बिकॉज अगर हम कहें हाँ ये है कि यही बुखार अगर बार बार हो रहा हो, दवा के बावजूद भी बढ़ रहा हो, तब इंडिकेट कर रहा है कि शरीर में कुछ और दिक्कत भी है। घर में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुखार किसी को भी आ सकता है। जब बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं वो प्रॉपर खाना नहीं खा रहा, वो प्रॉपर नहीं सो रहा, आज चिड़चिड़ा हुआ पड़ा है, तो हम क्या कहते हैं कि उसको शायद बुखार हो गया है। तो हम कैसे जानेंगे कि बुखार हो गया है? देखिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो 98.6 है या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये सबके बॉडी का तापमान होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो हम सबसे पहले अगर हमारे घर में थर्मीटर नहीं है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि टेम्परेचर हो गया? हम सबसे पहले, जैसे हम हथेली है, जैसे मैं शो कर रही हूँ हथेली, हम क्या करते हैं हथेली से अपना माथा को देखते हैं। अगर बच्चे का केस है, हथेली से हम मापते हैं, अरे ये तो गर्म है, बुखार हो गया। ये सबसे गलत तरीका है। अगर हाथ से छू के देखना है तो आप हमेशा हाथ के जो पाम एरिया उससे नहीं, पाम के ऑपोजिट साइड से ऐसे टच करके फील करेंगे कि बच्चे की जो स्किन है वो गर्म है या नहीं। उसकी कनपट्टी के पास भी आप छू के देख सकते हैं, उसके गले के नीचे से भी आप छू के देख सकते हैं, उसके माथे पे भी आप ऐसे हाथ करके इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, एक्यूरेसी नहीं, लेकिन ये आपको इंडिकेशन जरूर दे देगा कि बच्चे में बुखार हो रहा है। अब अगर एक्यूरेट हमने मापना है तो हमारे पास थर्मीटर होना चाहिए, और ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे सेंटर्स की कि थर्मीटर सबके पास होना चाहिए। मार्केट में दुनिया भर के थर्मीटर्स हैं, कुछ तो मैंने भी आपको स्लाइड पे दिखाए हैं। पहले जैसे कोविड के दौरान हम गन का यूज कर रहे थे, गन वो तब के लिए ही था, लेकिन इसकी जो रीडिंग्स है ना वो एक्यूरेट नहीं होती। अगर आप एसी में हैं तो इसकी रीडिंग डिफरेंट होगी, अगर आप बाहर में हैं तो इसकी रीडिंग्स हैं जो डिफरेंट होगी, अगर बहुत ज्यादा हवा चल रही है तब भी इसकी रीडिंग डिफरेंट होगी। तो ये एक्यूरेट नहीं है। दूसरा एक आता है जो मर्करी वाला, जो हम पहले यूज करते थे, मर्करी वाला, मर्करी यानी पारे वाला। लेकिन क्योंकि ये पहले यूज होता था, आज इसको नहीं यूज करते, क्योंकि मर्करी की जो है एडल्ट्रेशन हो चुकी है। एडल्ट्रेशन यानी मिक्सिंग हो चुकी है, तो जो रीडिंग्स आती हैं इसके माध्यम से वो एक्यूरेट नहीं आती, इसलिए हम इसको भी यूज नहीं करेंगे। एक बहुत छोटा सा मैंने नीचे दिखाया वो है रेक्टल वाला, वो महंगा भी है, वो हम नहीं यूज करेंगे। तो हम कौन सा यूज करेंगे? हम एक सिंपल सा थर्मीटर यूज करेंगे जिसे कहते हैं डिजिटल थर्मीटर। डिजिटल थर्मीटर यानी जो हमारे शरीर का जो तापमान बताएगा। इसको यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये बैटरी ऑपरेटेड होता है, इसमें सेल होता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो मैं सभी से यही गुजारिश करूंगी कि आप अपने जो सेटअप्स हैं उनमें एक जो डिजिटल थर्मीटर जरूर लाएं। और बच्चे के बारे में देखना है या अडल्ट का भी देखना है, तो अगर आपका बच्चा या आपका पेशेंट है 6 साल से कम है तो कभी भी उसके मुंह में डाल के टेम्परेचर न नोट करें। तो हमें हमेशा उसकी कांख यानी आर्मपिट के माध्यम से उसका टेम्परेचर नोट करना है। अगर आपका पेशेंट 6 ईयर्स अबव है तब आप उसका जो टेम्परेचर मापने के लिए डिजिटल थर्मीटर उसके आर्मपिट में डाल सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो जो 6 साल से कम है कभी भी उसके मुंह में थर्मीटर डाल के उसका टेम्परेचर नोट न करें। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन गहरी बात है कि नहीं करना। अगर हम कहें कि जो हमने मुंह से टेम्परेचर मापा है और हमने जो आर्मपिट से टेम्परेचर मापा है, क्या वो सही सेम होगा? वो सेम नहीं होगा। रीडिंग अगर आपने आर्मपिट यानी आपने कांख से सपोज आपने जो रीडिंग नोट की है वो आ रही है आपकी 96, तो आप उसमें +1 करेंगे, वो एक्यूरेट टेम्परेचर होगा आपकी बॉडी का। अगर आपका जो थर्मीटर अगर आपने मुंह से प्रयोग किया है, मुंह में डाला है, उसकी रीडिंग आ रही है 97, तो वो परफेक्ट है, वही रीडिंग है आपकी बॉडी टेम्परेचर की। लेकिन अगर आपने उसको आर्मपिट में यूज किया है तो आप उसमें +1 करेंगे, यानी 96 वो शो कर रहा है तब आप +1 करेंगे तो वो 97 शो करेगा। बस एक छोटा सा ये डिफरेंस है प्रयोग करने के दौरान। और हाँ, जब भी आप टेम्परेचर मापते हैं तो मेक श्योर कि जिसका भी आप टेम्परेचर माप रहे हैं वो चाय, कॉफी या कोई गर्म पानी तुरंत पी के ना आया। इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो अगर बॉडी हमारे टेम्परेचर ज्यादा शो कर रही है तो क्या हम करें? बॉडी टेम्परेचर यानी मेडिकेशन लेके भी आया है, व्यक्ति का टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा, व्यक्ति का टेम्परेचर कम हो ही नहीं रहा, सडनली बढ़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में हम करेंगे स्पंजिंग यानी ये एक ही फर्स्ट एड के माध्यम से एक ही ऐसा सोल्यूशन है जो आपकी बॉडी टेम्परेचर को मैनेज कर सकता है। हाँ, जब उसका थोड़ा कंट्रोल हो जाए तब हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर सडनली बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए तो सबको चढ़ सकता है। बच्चों में ज्यादा ये दौरों का कारण भी बनता है।
तो अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर 104 है या 104 से ज्यादा हो रहा है, दवा भी ले लिया लेकिन फिर भी बढ़ रहा है, तो आपको जरूरत है अपने बॉडी टेम्परेचर को चेक करने की और तुरंत हॉस्पिटल में रिपोर्ट करने की। अगर सपोज किसी को हाई ग्रेड फीवर है तो हम कैसे करेंगे? हम करेंगे स्पंजिंग। स्पंजिंग यानी एक गीला कॉटन का कपड़ा लेना है। अब मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो बर्फ का पानी लेते हैं, जो बर्फ को रुमाल में ढक के प्रयोग करते हैं, ये भी गलत है। हमेशा जो ल्यूकवार्म वाटर है यानी जो नॉर्मल रनिंग वाटर है टैप का, उसका ही प्रयोग किया जाए स्पॉन्जिंग के दौरान। और स्पॉन्जिंग करनी कैसे है? एक मेल हैंकी होता है और एक होता है फीमेल